Okay, so hello everyone. Good morning to all. So welcome in this live session in which we are going to discuss our next part of microwave electronics. कल जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था टीई मोड के बारे में, उस टीई मोड को मैं थोड़ा सा या सॉरी टीएम मोड आपने पढ़ा था कल। तो उस टीएम मोड में आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखा दे रहा और मैं आपको समझाना है मुझे कि डोमिनेंट मोड क्या होता है। बेसिकली हमें डोमिनेंट मोड समझना है, ठीक है ना। लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड को हम लोग डोमिनेंट मोड बोलते हैं। तो कल के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको समझा दूं ताकि आप लोगों को आज का पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज कल का अगर आपको याद नहीं होगा तो आज थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर देखी जाएगी जो भी होगा, ठीक है। रिवीजन पार्ट में सबसे पहले मुझे आपको समझाना है फील्ड कंपोनेंट्स, जो आपको याद करने हो, मुझे उसको याद करवाना है आपको। वो याद करे बिना आगे काम चलेगा नहीं आपका। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, वापस से फील्ड कंपोनेंट्स की बातें करेंगे। तो जो हाइलाइट्स हमारे पास अवेलेबल है वो समझ लो फटाफट से, जो मैं आपको लास्ट क्लासेस के हाइलाइट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, आपकी वेव प्रोपगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में। एक चीज तो ये है कि आपकी वेव प्रोपगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रोपगेशन में बेसिकली बात केवल इतनी सी है कि जब ये प्रोपगेशन हो रहा है तो उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। और बेसिकली अगर वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है तो यहाँ पर उसके दो, एक तो एम्पलीट्यूड पार्ट होता है वो एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है, और जो जेड पार्ट है वो गामा जेड है, ठीक है। दूसरा ये केवल तभी काम करेगा जब आपका एच जेड जीरो हो जाएगा उस समय, जिसे हमने बोला टीएम मोड, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे टीई मोड डिस्कस, और इस टीई मोड के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो होता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड काम करता है एक्स वाई जेड के अंदर, और वो भी सेम काम करेगा एच नॉट और एक्स वाई की फॉर्म में। और ये जेड कंपोनेंट उसका फिक्स होगा एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड, क्योंकि आपकी वेव जेड में प्रोपोगेट कर रही है। तो जेड में प्रोपोगेट कर रही है तो जेड कंपोनेंट को तो दिक्कत नहीं लेना, जेड कंपोनेंट तो फिक्स है जीरो, ठीक है। बट इसके एक्स वाई कंपोनेंट्स कहलाते हैं कुछ अलग तरीके से, और वो एक्स वाई कंपोनेंट्स फील्ड इक्वेशंस कहलाती है। मैंने आपको कल लिखवाई थी फील्ड इक्वेशंस, आपको याद करनी थी वो फील्ड इक्वेशंस। तो मेरे पास जो फील्ड इक्वेशंस लिखी हुई है जो आपको याद करनी है वो होती है एच एक्स एच एक्स एच वाई, यही शायद हम लोगों ने निकाला था परसों के दिन या कल जो भी निकाला था। तो मुझे ये आपको याद करवानी थी एच एक्स एच वाई। अरे यार ये बार बार इसको लिखो यहाँ पे एच एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में ई एक्स और ई वाई। याद करवाने का तरीका बताया था मैंने आपको, गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आता है, माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आता है, माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आता है, और माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आता है। अब ये y के रेस्पेक्ट में है इसलिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ x आएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आएगा, और यहाँ पर y है तो यहाँ पर y आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब बात आती है पीछे वाले कंपोनेंट की। तो पीछे है बेसिकली y के अंदर यहाँ माइनस आता है, और यहाँ प्लस में अपने आप x में प्लस आ जाएगा। यहाँ पर x में उल्टा हो जाएगा, वहां पर x में प्लस था तो यहाँ पर x में माइनस आएगा, और यहाँ पर वहां पे y में प्लस हो जाएगा, y में प्लस प्लस हो जाएगा। अब आयोटा ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर हर जगह कॉमन है, आयोटा ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर हर जगह कॉमन है, आयोटा ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर हर जगह कॉमन है। अब इसके बाद में
अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन, और नीचे एक्स आ जाएगा बिकॉज यहाँ वाई था, यहाँ भी एप्सिलॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर म्यू, तो ये कितना हो जाएगा एच जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ पर म्यू एच जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यही फील्ड इक्वेशन जो आपको याद करनी है, जिसे मैंने नाम दिया था 19, 20, 21 और 22, यही नाम दिए थे हम लोगों ने। ठीक है ना। इनको सोल्व करने के बाद में हम लोगों ने कल सोल्व किए थे टीई मोड के लिए, हाईलाइट दिखा रहा हूं मैं बस आपको, कल के टीएम मोड के लिए बात करी थी हम लोगों ने। तो टीएम मोड में जब हम लोगों ने बात करी थी तो उस समय करते 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 हम लास्ट में कुछ नतीजे पर पहुंचे थे, और वो नतीजा ये था बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट है वो हम लोगों ने निकाला था, जो कि एक्स वाई जेड पर तीनों में डिपेंड कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो गया था ना। टीएम मोड की हम लोगों ने कल बात करी थी, टीएम मोड की, वहां पर हम लोगों ने कहा था कि एच जेड जीरो होता है, केवल ई जेड निकलता है, और ई जेड का वैल्यू था हमारे पास ए साइन और एम पाई बाई ए, जो कि के एक्स का वैल्यू है। ठीक है, और साइन एन पाई बाई बी, जो कि के वाई का वैल्यू है। ये तो एक्स वाई पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट था। फिर मैंने आपसे कहा था कि एच जेड और ई जेड का वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 19, 20, 21, 22 में रखना है, और 19, 20, 21, 22 में रख के आपको फील्ड इक्वेशंस निकालनी है। तो हम लोगों ने ये सब निकाला था फील्ड इक्वेशंस। तो जब हम लोगों ने 20 में रखा था तो 20 में हमारे पास क्या आया था, आयोटा ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, एन पाई बाई बी और ए साइन एम पाई बाई ए एक्स एंड साइन कोस एन पाई बाई बी वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। ठीक है, फिर मैंने जब 19 में रखा था ये दोनों वैल्यूज को, तो 19 में रखने में ये आई थी वैल्यू माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन एच स्क्वायर एंड एम पाई बाई ए कोस एम पाई बाई ए एक्स एंड साइन एन पाई बाई बी एंड वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। फिर मैंने क्या निकाला था, ई एक्स निकाला था, तो ई एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर एम पाई बाई ए कोस एम पाई अपॉन ए एक्स। मैं एक्चुअली मैं आपको ये दोबारा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं आप ये चाहता हूं कि आपका टी एम मोड क्रिस्टल क्लियर रहे, मतलब इसमें एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ताकि मुझे टीई मोड पढ़ाने में दिक्कत नहीं आए, फिर मैं टीई मोड आपको फटाफट फटाफट लिखवा सकता हूँ, फिर मुझे वहां दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले टीएम मोड जो है आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि भाई इसे भूलो नहीं आप लोग। तो ये इस तरह से मैंने कल निकाले थे फील्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, कोस एन पाई बाई बी, ठीक है, वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। तो ये बातें थी मेरे पास हमेशा अवेलेबल। अब इन बातों के बाद में मैंने आपसे कहा था कि एम और एन के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग मोड डिसाइड होते हैं। सबसे पहले सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 0 होती है, तो इसे बोलेंगे टी एम 0 0 मोड। अब एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने एम भी जीरो कर दिया और एन भी जीरो कर दिया, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं टी एम 0 0 मोड करके देखूं एक बार, ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टी एम 0 0 मोड एक बार अप्लाई करके देखूं, तो क्या ये पॉसिबल है? इतना मुझे बताओ। दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर m और n दोनों जीरो हो गए
तो ये जो आपको स्क्रीन पर चारों फील्ड कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं ना, एच एक्स, एच वाई, ई एक्स, ई वाई, ये हर एक फील्ड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अगर एम जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। एन जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इनके जीरो होने से हर एक फील्ड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये मोड इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो अगला कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। अगर मैं m का वैल्यू जीरो रख दूं और n का वैल्यू 1 रख दूं, इस स्थिति में क्या होगा देखना। अगर मैं m का वैल्यू जीरो रख दूं और n का वैल्यू 1 रख दूं, तो m जीरो रखने पर हमारे पास इसकी वजह से पहला वाला कंपोनेंट जीरो हो गया। m जीरो रखने पर ये जीरो हो गया, m जीरो रखने पर ये जीरो हो गया, और m जीरो होने पे ये जीरो हो गया। अल्टीमेटली m को जीरो पुट करने पे हर एक फील्ड कंपोनेंट जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मोड भी पॉसिबल नहीं है भैया। अब अगला कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं। अगर मैं 1 जीरो करता हूं, मतलब n को जीरो और m को 1। अब इसमें चेक करो, m n को जीरो पुट करना है अब आपको अगली बार में n, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूं वरना आपके गपड़ सपड़ हो जाएगा सब कुछ। तो n को जीरो रखने पर ये जीरो हो गया, n को जीरो रखने पर ये जीरो हो गया, n को जीरो रखने पर ये भी जीरो हो गया, और n को जीरो पुट करने पे इसकी वजह से n ये भी जीरो हो गया। सो अल्टीमेटली हर एक फील्ड कंपोनेंट जीरो। इसका मतलब ये मोड भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे फील्ड कंपोनेंट सारे जीरो आ रहे हैं। अब अगला जो पॉसिबल होगा वो होगा 1 1 वैल्यू। यहां पर फील्ड कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। m और n का वैल्यू अगर 1 1 रख देते हो तो सारे ही फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है m और n की पॉसिबल, वो कहलाती है tm11। ये सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, आई एम नॉट सेइंग लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू तो ये वाली है, बट दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, m और n का वो सबसे कम वैल्यू जो पॉसिबल है किसी मोड में, उसे बोलते हैं डोमिनेंट मोड। दैट मीन्स यू कैन से दैट TM, दैट इज ट्रांसवर्स मोड के अंदर m और n का 1 1 कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, सबसे लोएस्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट मोड बोलते हैं। सो मैंने कल आपको एक चीज लिखवाई थी, वो आपको समझानी बाकी थी कि डोमिनेंट मोड क्या होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था। अभी तो मैंने आपको ये समझाया कि TM मोड में TM11 डोमिनेंट मोड होता है, बट डोमिनेंट मोड होता क्या है। डोमिनेंट मोड इज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड, मतलब सबसे कम उसका तरीका प्रोपोगेट होने का, सबसे कम एनर्जी का। तो लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड होता है ये। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको ये चीज सबसे स्टार्टिंग में समझाई थी कि माइक्रोवेव के अंदर, वेवगाइड के अंदर माइक्रोवेव के प्रोपोगेट होने के लिए एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। उससे कम फ्रीक्वेंसी पर माइक्रोवेव प्रोपोगेट नहीं होती है। तो सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस मोड में होती है उसे डोमिनेंट मोड बोलते हैं। द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड, दैट इज डोमिनेंट मोड। इससे ज्यादा होगी तब भी प्रोपोगेट तो होगी माइक्रोवेव, उससे दिक्कत नहीं है ना। 1 2 होगा लोगे तब भी माइक्रो प्रोपोगेट होगी, 2 1 लोगे तब भी होगी, 2 2 लोगे तब भी होगी, इन कॉम्बिनेशन में भी होगी माइक्रोवेव प्रोपोगेट। बट ये हायर मोड कहलाते हैं। हायर मोड कल आपको लिखवाया था मैंने। हायर मोड्स क्या होता है, बेसिकली हायर मोड्स में अगर आप माइक्रोवेव को प्रोपोगेट करवाते हो तो हायर मोड्स में हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है, और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन उत्पन्न करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे छोटे जब पहले के जमाने में वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करते थे ना, तो उसमें क्या था, ऐसे आते थे चैनल, मच्छर बोलते थे जिन्हें, मच्छर आते थे टीवी के अंदर, तो वो डिस्टोर्शन सिग्नल्स कहलाते हैं। तो वहां पर हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं डिस्टोर्शन की वजह से। इसलिए हायर मोड्स, मैंने कल आपको क्या लिखवाई थी लाइन, ओनली डोमिनेंट मोड्स आर प्रोपगेट्स द हायर मोड्स, जो होते हैं वो हाईली फास्ट डिके होते हैं। हायर मोड्स डिके हाईली फास्ट एंड दीज आर डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि ये सारे मोड्स डिसकंटिन्यूअस। तो हायर मोड्स के अंदर क्या होती है,
डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। हायर मोड्स के अंदर क्या होती है? डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। ये बात मैंने कल आपको लिखवाई थी, इतना ही लिखवाया था ना मैंने कल आपको कि हायर मोड्स पॉसिबल नहीं होते हैं, केवल डोमिनेंट मोड ही पॉसिबल होता है प्रोपगेट होने के लिए। अब आज आपको लिखवाना मुझे ये था, अब आज से जो स्टार्टिंग करनी है वो लिखो यहाँ से, जो मैंने आज समझाया ना आपको वही लिखना है आपको। 10, अब आज यहां से लिखो 10 TM 00 TM 01 TM 10 डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज मैंने आपको समझा दी क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आप लिख लो इस चीज को, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड डोमिनेंट मोड, इसका अर्थ समझ लो, ब्रैकेट में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट पॉसिबल मोड, लोएस्ट पॉसिबल मोड को हम डोमिनेंट मोड बोलते हैं। एंड डोमिनेंट मोड दैट इज लोएस्ट पॉसिबल मोड या फिर लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड इज, ये मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ हाईलाइट करके, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। टीएम मोड के अंदर तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है TM11, याद रख लोगे। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में TM11 मोड जो होता है वो सबसे लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का होता है, इसलिए ठीक है। चलिए, अब वो जो क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन जो हमारे पास था अवेलेबल के टीएम मोड का स्टडी करना है आपको और टीएम मोड की फील्ड इक्वेशन निकालनी है, तो ये सारा क्वेश्चन था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका है। टीएम मोड का कंप्लीट स्टडी हम लोग कर चुके हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर। अब आज का नेक्स्ट टास्क जो है वो है टीई मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड कंप्लीट हो चुका है, अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बारी है। और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में जस्ट आपको EZ जीरो करना है और MZ रहेगा, तो जो वैल्यू MZ के साथ थी वही EZ, बस फील्ड, बस यहाँ बाउंड्री कंडीशंस अलग हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशंस थोड़ी अलग होगी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ये एक बार चेक कर लेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी इसके बारे में ना, बस उसके बाद सब कुछ सेम है। अब मुझे दिक्कत नहीं आएगी टी मोड में, क्योंकि आप लोग टीएम मोड समझ चुके हो ना, तो सेम एक्सप्रेशन है। लिखो, हेडिंग दो, टीई मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, टीई मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज। चलो अब फटाफट फटाफट कर लो इसको, क्योंकि आप लोगों ने टीएम मोड के साथ जैसे करना है, केवल डिफरेंस आएगा बाउंड्री कंडीशंस में, बाकी सब सेम रहता है इसमें ना। फॉर टीई मोड, फॉर टीई मोड EZ इज इक्वल टू 0, टीएम मोड में HZ 0 था, यहाँ पे EZ हो जाएगा, हैंस द SZ मस्ट बी एग्जिस्ट, क्योंकि किसी ना किसी को तो रहना पड़ेगा जिंदा, हैंस SZ मस्ट बी एग्जिस्ट, thus SZ component will be given as, thus, तो ये वाली इक्वेशन काम करती है Z के लिए, जो मैंने कल EZ के लिए काम करवाई थी वही SZ में काम करेगी, सेम इक्वेशन, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर SZ। ये कहाँ से आती है, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। EZ जैसे आती है ना वैसे आती है ये भी। तो सोल्व करोगे तो डेल टू SZ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लैप्लासियन ऑपरेटर है, तो लैप्लासियन तो आप लोग आराम सोल्व कर सकते हो, लैप्लासियन को तो वाई स्क्वायर और डेल टू SZ अपॉन डेल Z स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर SZ। सिमिलरली वही सेम काम करना है,
जिस प्रकार से EZ था उसी प्रकार से SZ है यहाँ पर। ठीक है, वही दो कॉम्पोनेंट पे डिपेंड करेगा ये उसका एम्पलीट्यूड है जो x और y पर डिपेंड करेगा, और ये उसका फेस पार्ट है जो z पर डिपेंड करेगा। सो ये तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, और वही चीज है, दो x और y पर डिपेंड करेगा तो सेम उसी की तरह मानेंगे इसको भी। सो लेट x एट y इज जस्ट इक्वल टू द x कॉम्पोनेंट अलग कर लो, y कॉम्पोनेंट अलग कर लो। ठीक है, और ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, कल भी लिखवाई थी मैंने आपको। बेसिकली जो डेल अपॉन डेल जेड है उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस गामा होता है, ये हम लोगों ने कल भी लिखा था सेम। तो वही चीज आप यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल टू एच जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एच जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एच जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और एच जेड। वही सेम काम करना है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाना है, जिसे कल लगाया था ना अपन ने, सेम वैसे ही लगाना है, कोई नई चीज नहीं है। सो फ्रॉम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, फ्रॉम वेरिएबल सेपरेशन, जो कल वाला काम था वही करना है, मैं कुछ स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कल कर चुके हैं इसलिए, तो वही चीज करनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल टू एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1/x प्लस 1/y डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर, वेयर जो एच स्क्वायर कल था वही यहाँ पर एच स्क्वायर है। इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर 3, वेयर एच स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट प्लस गामा स्क्वायर। कल भी हम लोगों ने लिखा था, ये वही चीज है ना। तो वही चीज है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंटली किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन ओनली इन जेड, ओनली इन वाई, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट दोनों अलग अलग कांस्टेंट, सेम लाइन लिख देना जो कल लिखी थी आप लोगों ने ना, तो दोनों अलग अलग कांस्टेंट के बराबर होंगे, तो दो इक्वेशन बन जाएगी, के एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0, और यहाँ बन जाएगी प्लस के वाई स्क्वायर वाई बराबर 0। ठीक है, फिर वही चीज आप सोल्व करोगे, इनके सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, जनरल सॉल्यूशंस लिख दो दोनों के। तो इसका हो जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू a1 कोस के एक्स प्लस b1 साइन के एक्स, इसका भी लिख दो वाई वाई इज इक्वल टू a2 कोस के वाई प्लस b2 साइन के वाई। वही चीज है, a1 a2 b1 b2 ये सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेयर a1 a2 b1 b2 are the are constants। ठीक है, एक और चीज कल लिखाना भूल गया था मैं, आज लिख लो आप लोग, इसको मैंने के एक्स स्क्वायर के बराबर माना, इसको मैंने के वाई स्क्वायर के बराबर माना, तो वो चीज आप लोग लिख लो यहाँ पे, वो चीज आप, सॉरी माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर माना था मैंने, तो ये मैंने माना था माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माना था माइनस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में चाहो तो लिख लो, इसको मैंने माइनस के एक्स स्क्वायर माना था, और इसको मैंने माइनस के वाई स्क्वायर माना था, और इसको एच स्क्वायर। तो हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, एच स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज द
वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट स्क्वायर ऑफ एक्स एंड वाई एज वेल। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकाले मैंने 3 नंबर यही चुका था। ठीक है, और एक्चुअली इसको नाम देना भूल गया मेरे को, एक बार कुछ नाम, ये 2 नंबर है ना, इसको 3 नंबर नाम दो, ये भी काम की है। यहाँ पर तो मैं पुट करनी है वैल्यू, तो अब जो एक्स वाई का निकाला आपने वैल्यू, वो यहाँ 3 नंबर में पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 नंबर, इसको 4 नंबर नाम दे दो। तो अब जो सॉल्यूशन है ये 5 और 6 नाम दे दो, इसको तो 5 नंबर, इसको तो 6 नंबर। अब इस 5 और 6 का वैल्यू जो है ना, आप लोग कहाँ पुट करोगे, ऊपर पुट करोगे यहाँ पे, यूजिंग 5 6 3 एंड 2, यूजिंग 5 6 3 एंड 2, है ना। इसको 7 नंबर नाम दे दो आप चाहो तो। सो यूजिंग 5 6 3 एंड 2, तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्टीमेटली एच जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई एंड एक्स में माइनस गामा जेड, और जहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू आप लोगों ने निकाल ही लिया, सेम जैसे अपन ने कल निकाला था वैसे का वैसा ही है ना। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो a1 a2 कोस के एक्स एक्स और कोस के वाई वाई प्लस a1 b2 कोस के एक्स एक्स और साइन के वाई वाई b1 a2 साइन के एक्स एक्स और कोस के वाई वाई प्लस b1 b2 साइन के एक्स एक्स और साइन के वाई वाई, यही चीज हम लोगों ने कल भी निकाली थी सेम। और एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड तो था ही सही, वो तो जरूरी सर वो है। इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें इनकी वैल्यूज बाउंड्री कंडीशंस से निकाल, यहां तक तो मामला सेम है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कल किया था हम लोगों ने, वही मैग्नेटिक फील्ड के साथ आज कर दिया। कल बाउंड्री कंडीशंस कुछ और थी, अब यहां पर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस कुछ और है, वो यूज करेंगे हम लोग कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग होती है और मैग्नेटिक फील्ड की अलग होती है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ बाउंड्री कंडीशन मेरे पास ये है, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ए। कल तो ये था भैया x बराबर 0 और a पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट 0 होते हैं। अब यहाँ पर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट 0 नहीं होता है, यहाँ पर जो है इनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कल तो मैंने क्या करा था कि Ez बराबर 0 पुट कर दिया था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंशिएशन 0 होंगे। उसी प्रकार से y इज इक्वल टू 0 और b पे जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, एच जेड अपॉन डेल्टा वाई, ये 0 होगा। आप समझ में आया। तो कल से कुछ बाउंड्री कंडीशंस अलग है आज, इसीलिए थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ के बाद, बाउंड्री कंडीशंस के बाद। जो मैंने कल लिखवाया था वो ये था कि x बराबर 0 और a पर इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट 0 होता है, y बराबर 0 और a b पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सब हम लोगों ने कल लिखा था, आज ये लिखेंगे ना। तो हमें अल्टीमेटली इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो पहली बाउंड्री कंडीशंस की बात करता हूं मैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि एट x इज इक्वल टू 0 डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 0। करो ये चीज करो, तो मैं क्या करता हूँ, 0 पुट कर दो, बट किसको, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले आपको, उसके बाद 0 करना आप लोग। तो जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ इस चीज को, मैं आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, बाबा सोल्व ही करूंगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये कोस के एक्स जो है,
वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट करते ही, और साइन में अगर आपने जीरो पुट किया तो वो अल्टीमेटली टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए पहली टर्म जीरो हो जाएगी। सेकंड टर्म क्या थी, वही रामायण है, यहाँ पे भी कोस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा और ये जीरो पूरे जीरो हो जाएगा। यहाँ पर समस्या नहीं है, यहाँ पर सही है। साइन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो कोस आएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो के एक्स बाहर आ जाएगा, और b1 और a2 साइन का हो जाएगा कोस, और कोस में जीरो पुट करते ही वन हो जाएगा वो, तो केवल कितना बच जाएगा, कोस के वाई वाई बच जाएगा। पीछे भी वही रामायण है, यहाँ पर भी प्लस के एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा b1 और ये b2, साइन का हो जाएगा कोस, और कोस में वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन के वाई वाई, तो इसमें दिक्कत नहीं है। और बाहर तो जो है वो तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जाएगा, कॉमन ले लो, दोनों टर्म्स में से b1 कॉमन आ जाएगा और बाकी कुछ मल्टीपल में बच जाएगा, तो बाकी पूरा फैक्टर जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो फेस फैक्टर है, वाई वाला फैक्टर है, तो जीरो नहीं कर सकते। तो इस पूरी टर्म में अगर कोई जीरो होगा तो वो b बराबर जीरो होगा, तो ये पहला कांस्टेंट मेरे पास निकल के आ चुका है, ये फर्स्ट कांस्टेंट है। अब इस फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू को मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 8 में। नाउ यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, नाउ यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो जैसे आप इसको 1 में यूज करो, सॉरी 1 में क्या 8 में, तो पीछे वाले दोनों टर्म जीरो जाएंगे, केवल आगे वाले दो टर्म बचेंगे, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स रिमेनिंग रहेंगे। सो इक्वेशन 8 बिकम्स, अब इक्वेशन 8 कैसी बन जाएगी वो समझना आप लोग। तो एच जेड आप जब रखोगे इसमें, तो ये मेरे पास बचेगा केवल a1 a2 कोस के एक्स एक्स और कोस के वाई वाई प्लस a1 b2 कोस के एक्स एक्स साइन के वाई वाई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा से, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब बाकी दूसरी कंडीशन यूज में लेंगे अपन लोग, नाउ यूजिंग सेकंड बाउंड्री कंडीशंस एट y इज इक्वल टू 0 डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 0। अब जो आपका 9 के अंदर आया ना, इसको y के रेस्पेक्ट में 0 पुट करेंगे और करते हैं सॉल्व इसको, है ना। तो जैसे आप इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो फैक्टर है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन में 0 पुट करते 0 हो जाएगा अपने आप, तो हमें पीछे वाला फैक्टर कहाँ मिलना है, y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करते ही ये 0 पुट कर दो, बट डिफरेंशिएट करोगे तो के वाई आगे आ जाएगा, a1 बचेगा और b2 बचेगा, और कोस के एक्स एक्स बच रहा है, और ये भी हो जाएगा कोस के वाई वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा से, इतना ही तो बचेगा, पीछे ये तो जीरो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या जीरो करें, कौन सा कांस्टेंट जीरो करें, ये समस्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने b1 जीरो कर दिया, तो ये तो श्योर है कि अब a1 को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर b1 जीरो कर दिया और a1 भी जीरो कर दिया तो फिर भैया ये वाला काम जीरो हो जाएगा ना, पूरा x कंपोनेंट, इसको जीरो थोड़ी करना है। इसलिए अगर b1 जीरो हो चुका है तो a1 को जीरो मत करो। अब कौन, अगर a1 जीरो नहीं होगा तो फिर दूसरा कांस्टेंट बचा वो जीरो हो जाएगा, दैट इज b2 इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होते इक्वेशन 9 जो है वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाएगी। सो इक्वेशन 9 बिकम्स, इक्वेशन 9 बिकम्स, अब हमारे पास एच जेड बचा a1 a2 कोस के एक्स एक्स और कोस के वाई वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा से, ये बचा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 10। अब हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस और बच रही है, उनसे हम लोग के एक्स और के वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो कल भी वैसे निकालता सेम निकालना, मेरे को लगता नहीं कि मैं निकालूं, जो आप खुद निकाल लेना। सो एट x इज इक्वल टू a, बाउंड्री कंडीशन ये है कि डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 0,
जैसे ये करोगे तो तुम्हें सोल्व करने पर क्या मिलेगा, के एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। जैसा अपन ने कल किया था ठीक वैसे ही निकालना है। तो एम पाई अपॉन ए हो जाएगा ये सोल्व करने पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 11। सिमिलरली दूसरी बाउंड्री कंडीशंस यूज में लो। बाउंड्री कंडीशन नंबर 4, एट y इज इक्वल टू बी। अब तो बस लास्ट बची बाउंड्री कंडीशन, वो है y इज इक्वल टू बी। और इसको जब आप देखते हैं तो डेल्टा एज अपॉन डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा। सोल्व करने पे आपको मिलेगा के वाई इज इक्वल टू एन पाई बाई बी। वही एन और एम और एन कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू 0 1 2 3 वेरी करती है। तो ये सब रखने के बाद में आपके पास जो लास्ट इक्वेशन 10 बनेगी, इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दो, एक न्यू कांस्टेंट ए नाम दे दो। सो इक्वेशन 10 बिकम्स ये फाइनल इक्वेशन है। हमारे पास सारे कांस्टेंट निकल चुके हैं, सारी बाउंड्री कंडीशंस हम लगा चुके हैं। तो जो फाइनल एच जेड बचेगा वो होगा ए कोस एम पाई बाई ए एक्स एंड कोस एन पाई बाई बी और वाई। और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। इक्वेशन नंबर 13 ये फाइनल है। तो हमारे पास कल जो हम लोग सोल्व किया था वो टी ए मोड था। तो टी ए मोड में हम लोगों ने जो सोल्व किया था वो क्या था, एक बार फिर दिखा दे रहा मैं आपको। कल का सॉल्यूशन, ये कल का सॉल्यूशन है, ये रहा। ये टी ए मोड में हमारा ये आया था सॉल्यूशन। किधर गया, ये रहा। ए साइन एम पाई बाई ए साइन एन पाई बाई बी ए वाई, ये साइन वाले तो दोनों है ना। और एच जेड जीरो था कल वाले में। आज जो है वो साइन नहीं है, वो कोस है। तो जब हम लोगों ने सोल्व किया टीई मोड के लिए, तो टीई मोड में ई जेड तो जीरो हो गया है ना, बट एच जेड का वैल्यू कोस की फॉर्म में आ गया। अब ये ई जेड और एच जेड का वैल्यू, नाउ द फील्ड कंपोनेंट्स। सो फॉर टीई मोड, यहाँ लिख लो आप लोग, फॉर टीई मोड ई जेड इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग 19 20 21 22 में काम में लोगे। सबसे पहली वाली इक्वेशन जहां पे फील्ड कंपोनेंट्स है वहां काम में लो। सो द फील्ड कंपोनेंट्स, सो फील्ड कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ठीक है, चल रहा है वो, कभी बंद हो जाता है वो। ठीक है, तो फील्ड कंपोनेंट्स यहाँ पर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को 19 20 21 22 में काम में लो। सो एच एक्स बराबर कितना हो जाएगा, गामा अपॉन एच स्क्वायर एम पाई बाई ए। ये माइनस माइनस प्लस इसलिए हो गया बिकॉज आप लोगों ने क्या करा, एच जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो कोस को माइनस साइन होता है ना, तो कोस के माइनस साइन होने की वजह से वो माइनस नहीं आ रहा आगे। एम पाई अपॉन ए एक्स, और पीछे वाला कोस तो एज इट इज है, एन पाई अपॉन बी और वाई एक्सपोनेंशियल गामा जेड। पीछे आएगा नहीं कुछ भी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पीछे ई जेड आता है। तो ई जेड तो जीरो है हमारे पास, इसलिए पीछे वाला तो आएगा नहीं कुछ भी। आगे देखते हैं, एच वाई की बात करते हैं, तो यहाँ भी प्लस ही आएगा क्योंकि पीछे कोस है। तो कोस को आप करोगे तो माइनस साइन में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। आगे वाले में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो एम पाई अपॉन ए और ये साइन एन पाई अपॉन बी और ये वाई। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। ई जेड ई एक्स निकालो, तो ई एक्स में यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, यहाँ जे आ जाएगा। जे मतलब आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन पाई बाई बी। ठीक है, ए कोस एम पाई अपॉन ए एक्स और साइन एन पाई अपॉन बी वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। और लास्ट हमारे पास जो है वो ई वाई हो जाएगा।
आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर एम पाई अपॉन ए साइन, बट इस बार ये माइनस में होगा, एम पाई अपॉन ए एक्स और कोस एन पाई अपॉन बी वाई एक्सपोनेंशियल माइनस, दीज आर द फील्ड कंपोनेंट्स। खत्म काम, बस इतना आपको लिखना है। अब रही बात डोमिनेंट मोड की, तो वो हम लोग कल डिसाइड करेंगे, बिकॉज इसमें क्या है, लफड़ा है। लफड़ा ये है कि आप लोग को जब जीरो जीरो पुट करोगे ना, इधर समझ लो, मैं लफड़ा बता दूं क्या है। लफड़ा ये है कि अगर आप जब एम और एन का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे हर कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। टीई जीरो जीरो मोड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे हर एक फील्ड कंपोनेंट जीरो हो रहा है। अगला कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, वन जीरो। वन जीरो लेंगे तो इससे सारे फील्ड कंपोनेंट जीरो नहीं हो रहे। अगर m का वैल्यू वन और n का जीरो लेते हैं ना, तो m का वैल्यू वन लेने से और n का जीरो लेने से ये जिंदा बचेगा, ये मर जाएगा, ये भी मरेगा, ये जिंदा बचेगा। तो दो फील्ड कंपोनेंट जिंदा है, मतलब प्रोपोगेट हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। जीरो वन लोगे तो ये भी पॉसिबल है। इससे जीरो वन लेने से क्या हो जाएगा कि ये मरेगा, ये जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा और ये मरेगा, तो दो जिंदा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है। अब समस्या ये है कि लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड कौन सा है, इनमें से डोमिनेंट मोड कौन सा है, तो ये डिसाइड कल करूंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी पढ़ानी पड़ेगी। मुझे ये बताना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है बात। जिस मोड के लिए सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है वही फंडामेंटल मोड कहलाता है, वही डोमिनेंट मोड कहलाता है। बट अभी आपको ने पढ़ाया नहीं है ना कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो कल पढ़ाऊंगा। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही सवाल आपके CSIR नेट के एग्जाम में आता है। अगर कुछ सवाल आता है माइक्रोवेव से CSIR नेट में, तो वो इकलौता सवाल है, और वो इकलौता सवाल है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। इसीलिए कल वाली क्लास न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस क्लास में हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ने वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, साथ ही साथ वो क्लास CSIR नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कल वाली क्लास में एब्सेंट मत रहना। अगर आपको ऐसे कल संडे है यार, कल संडे का तो छुट्टी है, परसों करेंगे, तो मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है और उसके क्वेश्चंस किस तरह से हमारे सामने अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी हम लोग जो है करेंगे डिस्कस।